आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको विलयन की सांद्रता एवं नॉर्मलता में संबंध, विलयन की सांद्रता एवं मोलरता संबंध और विलयन की नॉर्मलता एवं मोलरता संबंध। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विलयन की सांद्रता एवं नॉर्मलता में संबंध वाले पहले टॉपिक से। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं क्या है कि विलयन की नॉर्मलता क्या है। विलयन की नॉर्मलता तो पहले वाले अपने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता देते हैं विलयन नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है। n इक्वल टू w बाई m इनटू e इनटू v। ओके, ये है। तो e को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू w बाई v अपान e। इस तरह से लिख सकते हैं आराम से। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि विलयन की सांद्रता का फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। विलयन की सांद्रता C इक्वल टू क्या होती है, W बाई V होती है। तो C की वैल्यू देख रहे हैं W बाई V है, तो हम N की जगह पर रख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं, समीकरण क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में C का मान। ठीक है, रखने पर रख देंगे, क्या करेंगे, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या रखेंगे, c की वैल्यू क्या है भाई, w बाई की वैल्यू c के बराबर, तो c रख सकते हैं यहाँ पे। तो c अपान क्या हो जाएगा, v सॉरी e हो जाएगा, c अपान क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो गुणा कर सकते हैं, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, c इक्वल टू हो जाएगा n गुणे। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला बन गया। इसका क्या मतलब है, विलयन की सांद्रता इक्वल टू विलयन की नॉर्मलता इनटू तुल्यांकी भार। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं लिख रहा हूं तो नीचे इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलयन की नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। ओके, तो दिख रहा होगा क्लियर। तो ये विलयन की सांद्रता C एवं नॉर्मलता N में संबंध हमने आपको आज बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, विलयन की सांद्रता एवं मोलरता में संबंध क्या हो सकती है। ठीक है, तो दूसरे वाले टॉपिक में आते हैं। तो यहाँ पे हम नॉर्मलता की जगह क्या करेंगे, मोलरता लिखेंगे, मोलरता यानी M में संबंध क्या होगा। तो विलयन की सांद्रता, फिर से हम वैसे ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विलयन की मोलरता। मोलरता क्या है, m इक्वल टू w बाई m इंटू वी है, ये पहले हमने बताया हुआ है। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कैसे, m इक्वल टू w बाई m सॉरी w बाई v अपान m। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता जो कि हमने पहले भी कुछ देर पहले बताया, विलयन की सांद्रता क्या होता है, C इक्वल टू W बाई V होता है, यही था। तो समीकरण 1 में फिर से समीकरण 1 में C का मान, ठीक है, रखने पर रख देंगे। तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके जगह क्या रखेंगे, C का मान रखेंगे, तो C अपान M हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू स्मॉल। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि विलयन की सांद्रता इक्वल टू मोलरता, विलयन की मोलरता गुणे अणुभार। ठीक है ना, ये हो गया आपका। तो इस तरह से हम विलयन की सांद्रता एवं नॉर्मलता संबंध, दूसरा क्या है अभी मैंने बताया, विलयन की सांद्रता एवं मोलरता में संबंध। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे दो फार्मूला आपको मिल चुके हैं। अब हम चलते हैं विलयन की नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध। तो विलयन की नॉर्मलता यानी N, ठीक है, एवं मोलरता में संबंध की बात करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विलयन की नॉर्मलता क्या, n इक्वल टू w बाई m इंटू v
गया। और विलेन की मोलरता क्या है, तो m, सॉरी यहाँ पे m नहीं रहेगा, इंटू वी, m इक्वल टू w अपान m इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1, ठीक है, डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, m अपान m इज इक्वल क्या है, w अपान e इंटू वी। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई में लिए, सॉरी अपान में लिए तो पहले m w अपान m इंटू वी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तो m अपान m इसको क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाने का। ठीक है, तो w अपान e इंटू वी इंटू, अगर इसको बट्टे से डिवाइड से मल्टीप्लाई लेते हैं तो क्या हो जाएगा, m इंटू वी अपान क्या हो जाएगा, w से w कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, m अपान m इक्वल टू m बाई e बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो m अपान m इक्वल टू m बाई क्या हो गया, e हो गया। अब m बाई e जो होती है वो बराबर होती है, होती है n की होती है। ठीक है ना, किसके बराबर होती है, n के बराबर होती है। तो आप सोचेंगे n क्या चीज है, तो मैं आपको बताता हूँ n क्या चीज है। तो n यहाँ लिख देते हैं, जहाँ n अम्ल की क्षारकता अथवा क्षारक की अम्लता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अम्ल की क्षारकता अथवा क्षारक की अम्लता है। ठीक, तो इस तरह से अम्ल क्षारक की अम्लता होगी। तो यहाँ पे n का मतलब आप समझ चुके होंगे कि n क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो m अपान e इक्वल टू क्या क्या हो गया, n हो गया। अब n अपान m, n ये स्मॉल आयन आया क्यों, तो यहाँ पे देखिए अणुभार और तुल्यांकी भार के अनुपात से जो अम्ल की क्षारकता या क्षारक की अम्लता निकलती है वो n की वैल्यू होती है। ठीक है ना, वो n की वैल्यू मानी जाती है। तो m अपान e के अनुपात से जो वैल्यू निकलेगी वो अम्ल की क्षारकता अथवा क्षारक की अम्लता होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया है, और इसमें और भी हम कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे क्या, हम इसको जब m अपान e बराबर n है तो n जो है इसके भी बराबर हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं, जाकर के क्या लिख सकते हैं, n अपान m इक्वल टू n लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, m उधर लेके जाएंगे तो n इक्वल टू n गुणे क्या हो जाएगा, ये बट्टे में उधर जाएगा क्या, गुणे हो जाएगा m। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू m हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि विलयन की नॉर्मलता इक्वल टू क्या हो गया, अगर विलेन की नॉर्मलता, यहाँ पे विलेन की नॉर्मलता है, लेकिन नॉर्मलता किसकी है, अम्ल की है, क्षार की है, इसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले ये समझते हैं कि अम्ल की नॉर्मलता, अम्ल की अगर हम नॉर्मलता निकाले हैं, अगर वो विलेन अम्ल है तो अम्ल की नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, ये अम्ल की क्या निकालता है, क्षारकता निकालता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता गुणे मोलरता हो जाएगा, ये बन जाएगा। यानी अम्ल रहेगा, अगर नॉर्मलता अम्ल का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू किसके लिए हो जाएगी, अम्ल की क्षारकता के लिए हो जाएगी, और यम क्या है, मोलरता हो। तो अब जैसे यहाँ पे क्षारक की नॉर्मलता निकालनी है, तो क्षारक की नॉर्मलता अगर आपको निकालनी है तो यहाँ पर अब ये क्षारक का क्या निकालता है, अम्ल की क्षारकता है, क्षारक की अम्लता है, क्षारक की अम्लता, यहाँ क्षारक ने लिया है, क्षारक लिया है, तो क्षारक की क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्षारक की अम्लता। ठीक है, गुणे मोलरता। यानी n जो है वो दो तरीके से, अगर अम्ल है तो उसकी क्षारकता निकालें, ठीक है, उसको क्षारकता माने, उसकी क्षारकता को समझनी होगी कैसे निकालते हैं, और क्षारक की अगर नॉर्मलता है तो उसकी क्या निकालना है, आपको क्षारकता, क्षारक है तो उसकी क्या निकालनी है, अम्लता निकालनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते हैं इसी पे, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा वो देखते हैं, हम क्या देते हैं, एग्जाम्पल क्या है देखिए, 0.25 m, 0.25 m ऑक्सैलिक एसिड, क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड विलेन की, ऑक्सैलिक एसिड विलेन की मोलरता, मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये 0.25 n ऑक्सैलिक एसिड के विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले n की वैल्यू दी है, n इक्वल टू लिखते हैं 0.25 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, पर लीटर, ओके। और अब आपको क्या करनी है इसमें, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड में क्या होता है, ये COOH, यही है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये ऑक्सैलिक एसिड है, इसकी क्या निकालनी है आपको, इसकी क्या निकालनी है आपको, इसकी निकालनी है, ये अम्ल है तो इसकी हमको क्षारकता निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे N क्या रहेगा, ऐसा लिख देते हैं, यहाँ पे अम्ल है तो अम्ल की क्षारकता निकालनी है। क्षारकता कैसे निकलती है, तो उसके हाइड्रोजन ऊपर डिपेंड करती है, कितने उसके पास हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे अम्ल की क्षारकता कितनी हो जाएगी, तो यानी अगर विस्थापित हाइड्रोजन संख्या जितनी होती है उसी हिसाब से उसकी क्षारकता निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई बेस होता, क्षारक होता, तो उसका भी हम OH देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड है तो H हम देखेंगे, कितने H है, कितनी विस्थापनीय हाइड्रोजन संख्या है, उतना हम उसकी क्षारकता निकालेंगे, ठीक है। हमने की क्षारकता यहाँ पे 2 हो गई। अब हमको क्या निकालना है, M निकालना है, M हमको निकालना है, ठीक है। तो अभी हमने फार्मूला बताया था N/M इक्वल टू क्या था, सॉरी, N इक्वल टू M इंटू कैपिटल M, यही था। तो अब इसकी वैल्यू हमको रख देंगे यहाँ पे और M की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो N की वैल्यू कितनी है, 0.25, ठीक है, इक्वल टू N की वैल्यू कितनी, 2 है, इनटू क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो 2 इधर आ जाएगा, इधर गुणे में ही इधर आएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, या M इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.25/2 हो जाएगा, ठीक है। तो M निकाल लेंगे, तो 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, या 10 को हटाना चाहे तो हटा सकते हैं आप, ठीक है। अगर हटाएंगे तो 25/, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हमको, 25 चौका 100 होता है, 25 200 हो जाएगा, यानी M इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। और 1/8 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.125 आएगा, ठीक है, मोल प्रति लीटर। तो या इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0.125 M, ओके। इस तरह से आपका ये आंसर आ गया, समझ गए। इस तरह से हमें इस वीडियो में आपको बताया कि संबंध कैसे निकालेंगे, और उन संबंध को यदि अगर कोई सवाल आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको हमने यहाँ पे सिखाया, ठीक है स्टूडेंट। तो कोई वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो कृपया इसको लाइक करना ना भूलें, और किसी भी पॉइंट के लिए, किसी समस्या के लिए कोई प्रॉब्लम आती है किसी पॉइंट में, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ओके स्टूडेंट, ठीक, बाय।